आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 दो बैलों की कथा, जिसके जो लेखक हैं प्रेमचंद हैं, आपके क्षितिज भाग 1 हिंदी से के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें प्रश्न 1 है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो इसका उत्तर होगा कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी उनकी स्थिति और संख्या जानने के लिए ली जाती होगी, ताकि उद्दंड पशुओं को भागने से रोका जा सके। तो जैसे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो कांजी हाउस था उसमें ऐसे पशुओं को रखा जाता था जो पशु आवारागर्दी करते थे, दूसरों के खेत पे चरा करते थे। जब वहाँ पे उनको रखा जाता था तो बहुत सारे पशु वहाँ से भागने की कोशिश करते थे। तो उनकी भागने को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ उनकी स्थिति कैसी है उसको जानने के लिए, उनकी संख्याओं को गिनने के लिए, इन कार्यों के लिए जो है ना कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। प्रश्न 2 है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो उत्तर होगा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी। वह दुख को महसूस करती थी, इसलिए जब उसने बैलों की व्यथा देखी तो उनके प्रति उसका प्रेम उमड़ पड़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि छोटी बच्ची की माँ जो थी वो नहीं थी, सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी और वह जो है ना काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। साथ ही साथ वो बिछुड़न के दर्द को जानती थी, क्योंकि माता जी उसकी नहीं थी। इसी कारण से जब ये बैलों को देखती है और बैलों के दुख को अनुभव करती है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में उनके प्रति जो है ना प्रेम उमड़ जाता है। प्रश्न 3 है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसका उत्तर होगा कि कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला है कि सीधा और सहनशील को मूर्ख या गधा कहा जाता है। दूसरा है कि विपत्ति में सच्चा मित्र ही सहायता करता है। तीसरा है कि हमें शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। चौथा है आज़ादी बहुत कष्ट से मिलती है। पांचवा है कि विपरीत समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। छठवां है प्रत्येक समस्या का समाधान निरंतर प्रयास से होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 नीति विषयक मूल्य लिखे हुए हैं, आप और भी लिख सकते हैं। और प्रश्न के हिसाब से जितनी संख्या में उत्तर चाहता है, जितने शब्दों में, उसके हिसाब से आप इसमें से दिए हुए पॉइंट को चुन सकते हैं। अगर 2 चाहिए तो 2 लिखिए, 3 चाहिए तो 3 लिखिए, या बड़ा उत्तर लिखना है तो पूरा 6 आप। प्रश्न 4 है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के स्वभावगत विशेषताओं जैसे सीधापन, सहिष्णुता, सहनशीलता, संतोष और संभाव के आधार पर उनके प्रति ऋण अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर उसे ऋषि मुनियों के समान सद्गुणी प्राणी के नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इस कहानी में हम समझ चुके हैं कि प्रेमचंद ने गधे की विशेषताओं को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि गधा जो है ना गलत रूप से बदनाम है। वस्तुतः वह मूर्ख नहीं होता, बल्कि सीधा होता है। वो किसी से लड़ता नहीं है, अत्यंत संतोषी होता है, समभाव रखता है और सहनशील होता है। तो ऐसे लोगों को यह समाज जो है ना मूर्ख कहता है, जबकि प्रेमचंद के अनुसार ऐसे लोग ऋषि मुनियों के समान बहुत ही अधिक सद्गुणी होते हैं। प्रश्न 5 है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। उत्तर होगा कि निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला है, दोनों एक दूसरे को सूंघ कर और चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा है, दोनों नांद में कली भूसा खाने एक साथ मुँह डालते और एक साथ हटाते थे। तीसरा है, हल या गाड़ी में जोत दिए जाने पर दोनों कोशिश करते कि उसके सिर ज़्यादा बो जाए। चौथा है कि मटर के खेत में हीरा जब मोती के ठेलने से खाई में गिरकर क्रोधित हुआ तो मोती पीछे हट गया। पांचवा है, दोनों मित्रों ने आपसी सहयोग से सांड को हरा दिया। छठवां है कि मटर के खेत में मोती के फंसने पर हीरा वापस आया। और सातवां जो उदाहरण है या घटना है कि कांजी हाउस में हीरा की रस्सी न टूटने पर मोती भी नहीं गया। तो इसमें कई जगह ऐसे हमको उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे की दोस्ती को बहुत ही बखूबी निभाया हुआ है, जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में जो था ना वो गहरा दोस्ती था। और दोस्ती इतना गहरा था कि वो प्राण से भी ज़्यादा उस दोस्ती को महत्व देते थे, अपने प्राण को संकट में डाल देते थे, लेकिन वो दोस्ती को तोड़ा नहीं करते थे या दोस्त के साथ धोखा नहीं करते थे। प्रश्न 6 है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा की इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, हीरा की इस कथन से यह पता चलता है कि स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यधिक सम्मान का था। नारी त्याग, दया, ममता, समर्पण और सहनशीलता का जीवंत उदाहरण है। परिस्थितिवश नारी के क्रोधित होकर असंयत व्यवहार करने पर भी उसे मानना कदाचित ठीक नहीं है।
उन्होंने बैलों के माध्यम से पुरुषों को संदेश दिया है कि नारियों के साथ हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए। तो वस्तुतः प्रेमचंद नारियों का बहुत सम्मान करते थे, उनको पुरुषों से अग्रणी मानते थे और इसी के माध्यम से उन्होंने बताया कि यदि नारी क्रोध में कुछ ऐसा व्यवहार करती है जो उसे नहीं करना चाहिए, तब भी उसके ऊपर हिंसा करना जो है ना वो सही नहीं है। उन्होंने बैलों के माध्यम से पुरुषों को यह संदेश दिया है कि वो जो है ना नारियों के साथ हिंसा जो है किसी भी स्थिति में ना करें। अब प्रश्न 7 देखते हैं कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है। पहला है कि झूरी ने दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती रखे थे। दूसरा है हीरा मोती के वापस आने पर झूरी का मन आनंद से भर गया। तीसरा है गांव के बच्चों ने बैलों के स्वामी भक्ति का अभिनंदन किया। चौथा है दोनों बैल झूरी के लिए जी जान से काम करते थे। पांचवा है दोनों बैलों को बचाने झूरी दड़ियल से लड़ बैठा। छठवां है अंत में मालकिन झूरी की पत्नी ने दोनों का माथा चूम लिया। तो इसमें जो हम समझते हैं कि जो कृषि जीवन होता है उसमें बैलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, साथ ही साथ अन्य पशुओं की भी भूमिका जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होती है और एक गहरा संबंध बन जाता है। किसान को ये लगता ही नहीं कि ये जो है ना वो कोई जानवर है, बल्कि वो अपना ही एक अंश मानता है, उनको मनुष्य मानता है। उसी प्रकार से झूरी ने दोनों का नाम मनुष्यों के नाम की तरह हीरा मोती रखा था। उनके जाने पे वो दुखी होता था और उनके बीच में एक भावनात्मक संबंध था। साथ ही साथ आखिरी में देखते हैं झूरी की पत्नी जो शुरू में दोनों से नफरत करती थी, वो आके उनका माथा चूम लेती है क्योंकि उसके मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती की इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, इस कथन के आलोक में मोती की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है कि मोती परोपकारी है, वह अपने बारे में कम अन्यों के बारे में ज़्यादा सोचता है। दूसरा, वह आशीर्वादी है, उसे मालूम है कि अच्छे कर्मों के नतीजे हमेशा सुखदायी होते हैं। तो देखिए यह कथन में मोती का चरित्र की विशेषता पता चलता है कि वो दूसरों के लिए अपने प्राण को संकट में डाल देता है जिससे दूसरों का जान बच जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि दूसरों के जान बचाने पे या दूसरों के लिए अच्छे कर्म करने पे उनके आशीर्वाद से उसका भी भविष्य जो है ना अच्छा होगा और उसको भी जो नतीजा मिलेगा अपने कर्मों का वो काफ़ी ज़्यादा सुख देने वाला होगा। प्रश्न 9 है कि आशा स्पष्ट कीजिए। इसमें कहा है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका उत्तर होगा कि हीरा और मोती मुख भाषा में बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। खुद को जीवों में श्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य भी ऐसी शक्ति हासिल नहीं कर पाता। इसके माध्यम से प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि जीवों में सबसे श्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य भी जानवरों की जो बात करने की भाषा है उसकी शक्ति को नहीं पहचान पाया है, क्योंकि जिस प्रकार से हीरा मोती बिना कुछ कहे सारी बातों को समझ जाते थे वह मनुष्य के लिए अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इस प्रकार से प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि जानवर जो है ना कई मामलों में मनुष्य से ज़्यादा श्रेष्ठ है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका उत्तर होगा कि गया के अपमानजनक व्यवहार से हीरा और मोती क्षुब्ध थे। नन्ही लड़की के प्रेम और करुणा से दिए गए रोटी से उनका हृदय तृप्त हो गया था, भले ही इससे उनकी भूख नहीं मिट पाई थी। तो जिस प्रकार का अपमान उनको गया के घर पे मिला था तो दोनों उससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो सम्मान है या जीवन है अब नष्ट हो गया है। लेकिन जैसे ही नन्ही लड़की प्रेम से और करुणा से उनको रोटी खिलाती है तो उनका मन भर आता है। भले ही एक रोटी से उनका भूख न मिट पाया हो, लेकिन हृदय जो है ना उनका तृप्त हो जाता है। 10 है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि कहा है कि गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। कहा होगा कि गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। है कि उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो देखिए सीधा सा इसमें उत्तर जो है ना वो होगा। जो गया था वो जो है ना हीरा मोती के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी था, इसी कारण से है उसने दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। अब हम लोग रचना और विभक्ति पे आ चुके हैं। इसमें प्रश्न 11 है कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सहा। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो इसको आप अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहानी में आपने अच्छे से समझा हुआ है कि शोषण के विरुद्ध जो है ना संघर्ष करना ही मनुष्य के लिए एकमात्र मार्ग है। तो इसका उत्तर मैंने कैसे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। हीरा और मोती ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, भले ही इसके लिए अत्याचार सहा। गया का विरोध करने पर डंडे खाने पड़े और कांजी होश में अन्याय का विरोध करने पर बंधन में रहना पड़ा, वो भी भूखे। उनके इस कदम पर मेरा विचार है कि उनका प्रतिक्रिया बिल्कुल सही था।
प्रतिक्रिया करके अपना विद्रोह प्रकट किया, अन्यथा उनका और शोषण होता। भले ही भूख और मार सहा हो, लेकिन मालिक के मन में भय उत्पन्न कर दिया। इस विरोध के द्वारा अपने दर्द को व्यक्त किया और मन मारकर गुलामी करने से बच गए। तो जैसे कि हम समझते हैं कि अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है या आपका शोषण हो रहा है और आप चुपचाप उसको सह रहे हैं, तो सामने वालों को ऐसा लगेगा कि आप जो है ना उसको स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ही आप विरोध करने लगते हैं तो सामने वालों को पता चल जाता है कि आप जो है ना उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उसको एहसास होने लगता है और बाद में आप जीवन भर की गुलामी से बच जाते हैं और साथ ही साथ आप अपने दर्द को व्यक्त कर पाते हैं। तो यही जो है ना मेरा प्रतिक्रिया है इसके लिए कि जिसमें हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, और साथ ही साथ जब भी आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको प्रताड़ना या दुख तो सहन करना ही पड़ता है, जैसे कि हीरा और मोती ने किया। इसमें प्रश्न 12 है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? उत्तर है हाँ, यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। इसमें हीरा मोती गुलाम भारतीयों के और गया और कांजी होश अंग्रेज़ों के गुलामी के प्रतीक हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद आम जन में अंग्रेज़ों की गुलामी के विरुद्ध चेतना जगाना चाहते थे। शोषण और गुलामी के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करके ही हमें झूरी के घर रूपी स्वराज्य मिलेगा। इसके लिए हमें हीरा मोती की तरह अनेकों कष्ट हंसते हंसते सहना होगा, तभी आज़ादी मिलेगी। दो बैलों की कथा के घटनाक्रम और बेचारा अभिव्यक्ति उसी दिशा की ओर संकेत करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से प्रतिरूपों का उपयोग करके प्रेमचंद ने आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसमें उन्होंने हीरा मोती को भारतीयों की तरह माना और जो शोषण और अत्याचार उनके ऊपर हो रहा था उनको अलग अलग घटनाओं में व्यक्त किया। साथ ही साथ उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश किया कि यदि आप अन्याय, अत्याचार या शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो भले ही आप लाख कष्ट सहें, लेकिन अंतिम में आपको आज़ादी मिल के रहती है। अब हम लोग भाषा अध्ययन पे आ चुके हैं। भाषा अध्ययन में प्रश्न 13 है कि बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो निपात ऐसे शब्द होते हैं जो जोर लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जहाँ पे हमको वाक्य में किसी चीज़ के ऊपर जोर लगाना हो। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला है कि एक ने भी उसमें मुँह न डाला। तो इसमें जो भी है ना ये निपात है, ठीक है, क्योंकि भी जो है ना यहाँ पे जोर लगा रहा है। दूसरा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। तो यहाँ पे ही जो है ना वो भी निपात है। और तीसरा है, जोर तो मारता ही जाऊँगा। यहाँ पे भी ही जो है ना वो निपात है। चौथा है, न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। तो भी यहाँ पे क्या है, निपात है। पांचवा देखिए, सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तो यहाँ पे भी जो है ना वो निपात है। तो आप इस प्रकार के और वाक्यों का प्रयोग जो है ना इस कहानी से कर सकते हैं। प्रश्न 14 है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांट कर उसके भी भेद लिखिए। इसमें क्या है, दीवार का गिनना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो इसका उत्तर होगा, देखिए इसका वाक्य भेद संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य में एक जोड़ने वाले शब्द का उपयोग होता है, जैसे और, किंतु, अगर, मगर, परंतु। यहाँ पे की का उपयोग हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। दूसरा, इसका उपवाक्य जो है ना ये संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ पे जानवर, सभी जानवर चेत उठे लिखा हुआ है। तो अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे ये उपवाक्य है, और इसका प्रकार जो है ना वो संज्ञा उपवाक्य का है। ख देखते हैं कि सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो देखिए यहाँ पे जगह जगह अल्प विराम का उपयोग हुआ है ना। ये जो अल्प विराम है ये हमको मिश्र वाक्य का संकेत देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जोड़ने वाले शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। तो इसका वाक्य भेद मिश्र वाक्य होगा। इसका उपवाक्य होगा कि जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। और जिसमें आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, इनके कारण क्या होगा, ये विशेषण उपवाक्य होगा। ग देखिए कि हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। इसमें वाक्य भेद जो है ना मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कोई भी जोड़ने वाले शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। दूसरा, इसका उपवाक्य होगा कि गया के घर से नाहक भागे, ये इसका उपवाक्य है। और यहाँ पे देखिए गया एक संज्ञा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। घ है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो देखिए इसका वाक्य भेद क्या होगा, ये भी मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम है। मिश्र वाक्य को पहचानने का तरीका है कि उसमें अल्प विराम जरूर होता है। इसका उपवाक्य है तो बिकेंगे, ये उपवाक्य हो जाएगा। और इसका भेद क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ये है ना, याद रखिएगा क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसका अंगा है अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। तो इसका वाक्य भेद होगा, मिश्र वाक्य है ये भी। और इसमें उपवाक्य है तो मैं बेमारे न छोड़ता, और ये भी जो है ना क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न 15 है कि कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए
और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर होगा कि कहानी में प्रयुक्त 5 मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला जो मुहावरा मैंने चयन किया है वह है माथा चूमना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि मालकिन ने तुरंत पास आकर दोनों के माथे चूम लिए। ठीक है, ये जो वाक्य प्रयोग मैंने लिया हुआ है ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया हुआ है, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। दूसरा है जान जोखिम में डालना। वाक्य प्रयोग होगा कि आजकल के बच्चे बेवजह जान जोखिम में डालते हैं। तीसरा है काम आना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि सच्चा मित्र वो है जो मुसीबत में काम आता है। चौथा है पलट जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि आज के समय में लोगों का अपनी बात से पलट जाना आम बात है। पांचवा है अकड़ निकल जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि समय आने पर अच्छों की अकड़ निकल जाती है। तो बच्चों, आशा करता हूँ मेरा ये जो प्रयास है इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन का वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि और अच्छा मैं वीडियो बना सकूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।